बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। स्टार्ट करते हैं हम कुछ मज़े की ख़बरों के साथ। अच्छा, सऊदी अरब जो है ना, उससे ख़बर सामने आई है कि जिसमें एक शौकन जो है उस एक ऐसा मिसाली स्टोरी जो है वो बना दी लोगों के सामने। उन्होंने अपने जो शौहर है उसको जिगर अतिया कर दिया। उसकी जो दूसरी बीवी है ना उसको, अच्छा जी, शौहर की दूसरी बीवी को आय हाय जिगर अतिया। अच्छा, पता ये चला कि उसकी जो बीवी है ना उसका जिगर ख़राब था। उन्होंने बहुत जगह पता की तो कहीं पे भी ना उनका जिगर मैच नहीं कर रहा था। फिर एंड में पता लगा कि जो शौहर की पहली बीवी है ना उसके साथ उसका जिगर मैच कर रहा था। तो फिर जब उससे पूछा गया तो उसने फ़ौरन हाँ कर दिया और अपना जिगर जो है वो अतिया कर दिया अपनी शौकन को। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। यहाँ पर तो शौकन जो है वो तो ऐसी होती है कि गला दबा दो, मार दो, जहर दे दो, गाली गलौज, उसके ऊपर बहुतान, उसके कैरेक्टर पे पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं और जुल्म शुरू हो जाता है। तो और अब ये देख लें दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। अच्छा, यूरोप की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है। यूरोप में ना बिल्कुल एक छोटा सा नया मुल्क बना है, दुनिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क। एक 20 साला नौजवान ने जो ऑस्ट्रेलिया से गया था क्रोएशिया, ठीक है, वहाँ पर जब वो गया ना तो उसने जाकर एक ज़मीन थी जिस पर इशू कोई चल रहा था, कोई उनके कोई क्राइसिस, डिस्प्यूटेड ज़मीन जिसको कहते हैं, कि वहाँ पर जाकर उसने वहाँ पे आधा किलोमीटर का जो एरिया है स्क्वायर, ठीक है ना, उस पर जौन सा है ना वहाँ पर उसने एक नया मुल्क अनाउंस कर दिया। अपने दोस्तों के साथ उसने सारी प्लानिंग की। जब वो सिर्फ 14 साल का था वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर उसने ये प्लानिंग की और उसके बाद सबको उसने जॉन सा है ना कहा कि जिसने मेरे मुल्क में आके रहना है ना वो एप्लीकेशन जमा करवाए। और 15,000 से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने एप्लीकेशंस दी। उसमें से 400 लोग जो है उसने उस मुल्क में रखने के लिए सिलेक्ट किए। उसके बाद उसका झंडा, कौमी तराना, उसने सब कुछ डिज़ाइन किया और फाइनली जब क्रोएशिया को ये वाली बात पता चली कि ऐसे हो रहा है तो उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया और उसको ये कहा कि जो छोटी जो आपने जो मुल्क बनाया है ये हमारी आलमियत के लिए ख़तरा है। तो अब सालमियत के लिए ख़तरा होना तो नॉर्मल बात नहीं होती जो उन्होंने उसको कहा। तो अब उन्होंने उसको अरेस्ट करके उसको मुल्क बदर कर दिया और दोबारा जो क्रोएशिया है उसमें पाबंदी आयद कर दी है कि अब उस मुल्क में दोबारा एंटर नहीं हो सकता। अब उस मुल्क का फ्यूचर क्या है, 400 रेजिडेंट्स जो वहाँ पे रह रहे हैं उनका क्या फ्यूचर है किसी को भी नहीं पता। यार अजीब व गरीब सी स्टोरी है ना। ऐसी ख़बरें मुझे लगता है सुबह सुबह हम आपको सुनाते हैं ना, आपको मुझे लगता है नॉलेज में आपका इजाफा होता है। ये पता होना चाहिए आपको इस तरह की भी बातें। आपको चीन की मैं एक बात बताती हूँ। चीन में ना बेरोज़गारी से तंग आकर जो नौजवान है ना खुद पैसे देकर दफ्तर जाने लगे। एक तो दफ्तर ये होता है ना कि आपको सैलरी मिल रही है, मुझे सैलरी मिल रही है, मैं आई हूँ, भाई को सैलरी मिल रही है, भाई यहाँ पे आए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं इंटर्नशिप होती है। हाँ मुझे पता है तुम लोग इसलिए पीछे से बोल रहे हो क्योंकि इंटर्नीज तुम लोग के साथ बैठी हैं, बड़े तेज़ हो तुम लोग। ये मेरा ये यहाँ पर सीखा तो नहीं खड़ा हो गया है। अच्छा, तो फिर सीन ये है कि होता ये है कि अब वहाँ पर आपने ख़ुद पैसे देने और पैसे देकर आपने ऑफिस जाना है। अब ये वक्त भी आ गया लोगों पे। तो डोंगग्वान शहर है ये चाइना का, ठीक है। वहाँ पर एक 30 साला जौन सा रिहायशी है ना उसने एक ये मुलाजमत शुरू की है। जिस ऑफ़िस में वो जाता है वो ख़ुद पैसे देता है और वहाँ पर जाकर सिर्फ ये नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे जाके बैठते हैं और सिर्फ ये फ़ील लेने के लिए कि हम दफ्तर में जाके काम करें, हम घर में वेले नहीं बैठे हुए, हम बेरोज़गार नहीं। क्योंकि देखिए ना, अगर आप वेले बैठेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो उनका ये आइडिया अच्छा था कि उन्होंने डिप्रेशन से निकलने के लिए एक ऐसा दफ्तर चूज़ किया जहाँ पर पैसे दे के जाते हैं रहते, और उनको ये लगता है कि वो एक रियल ऑफिस में बैठे हैं, बाकी लोग मेरी प्रॉपर्टी हैं, हम मिलजुल के काम करते हैं। और इसके वो एक दिन के $4 पे कर रहा है और ये जो है ये कारोबार इस तरह से बनता जा रहा है। इस तरह के ऑफिस अब खुलते जा रहे हैं। जो बेरोज़गारी से तंग लोग हैं ना वो वहाँ पर आते हैं, पैसे देते हैं $4 और दे के तो पर डे आराम से काम कर लेते हैं। गुड थिंग। अच्छा, थोड़ी सी जो रिसर्च की है ना उससे पता ये चला कि वहाँ पे जो लोग आते हैं ना, जब वो लोग बैठते हैं ना तो वो जब सारे आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने नए किसी चीज़ पे
इनोवेशन पे काम कर लेता है बंदा, कोई नया काम शुरू कर देता है, कोई बिज़नेस शुरू कर देता है, तो उनके लिए बड़ा कारआमद हो रहा है, बड़ा फ़ायदेमंद हो रहा है। तो इस तरह के अब और भी मुझे लगता है ये लोग ऑफिस जो है ना डिज़ाइन कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं कि हमें ऐसे जगह पे बैठना चाहिए जहाँ पे 4 लोग बैठ के तो अपना दिमाग लड़ाएँ और अलग अलग मुख्तलिफ आइडियाज़ जो है वो जनरेट करके कोई काम शुरू करें। वेरी नाइस। अच्छा, चीन से ही एक और ख़बर है जहाँ पर एक शहरी ने एक जिम की 300 साल जो मेंबरशिप है ना वो हासिल कर ली। 300 साल उसने ज़िंदा रहना है कोई, ले हमें तो यहाँ से बाहर जाओ में पता नहीं चलता, और 300 साल तक वो जिम कैसे जाएगा, हमें तो हमारी ज़िंदगी का नहीं पता होता, इसको पता है। उसने ये कहा कि मैंने अपनी अगली नस्लों के लिए भी बुकिंग करा ली है। अच्छा, तो इसका मतलब लोग कितनी पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं इस दुनिया में बैठ के कि आप अपनी नस्ल को जायदाद में जिम की मेंबरशिप दे रहे हैं कि भाई तू भी जिम कर तो सारी ज़िंदगी मैं भी करूं, तो आने वाली सारी नस्लें भी 300 साल तक। सोचो, जो भी इसका दादा ये किसी का बनेगा, परदादा बनेगा, ये जिसका भी नाना जो भी परदादा बनेगा, उसकी नस्ल इसको जो है ना दुआएं देती रहेगी, कुछ कोसती रहेगी। मगर खैर लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसने कर ली, सदियों की प्लानिंग कर ली। अच्छा, अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी हम सबको कहती होती थी कि जो असल इन्वेस्टमेंट है ना वो है आपकी सेहत। आप अपनी सेहत पे इन्वेस्ट नहीं करते, बैंकों में पैसा रख रहे होते हैं, तिजोरियों में माल रख रहे होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट यही है जो आपकी पूरी सेहत पे, लाइक लोग 100 साल नहीं, 2 साल नहीं, लोग 300 साल की प्लानिंग करके बैठे हैं। अब इनको हम चवल तो नहीं कहेंगे, हम इनको अक्लमंद कहेंगे जिन्होंने अपनी नस्लों को सेहत जो है ना गिफ्ट कर दी। आहा। फ्रांस की भी एक बड़ी ख़बर है वो सामने आई है कि ये जो जेली फिश नहीं होती है उसकी वजह से एटमी बिजली घर उनको बंद करना पड़ गया। पता है क्यों? असल में हुआ ये कि जो एटम पावर प्लांट होता है ना उसकी एक कूलिंग सिस्टम होता है जो पानी लेता है और पानी से अपने आप को ठंडा रखता है, कूल करता है। अब वो जो पानी जहाँ से लेता है ना उसके करीब कोई ना कोई समंदर, दरिया या झील वगैरह होती है जिसके पास ये एटॉमिक पावर जो है ना वो बनाया जाता है, ठीक है। अब वहाँ पर जो है ना जेली फिश कहीं से आई है, काफ़ी सारी आई हैं, और उन्होंने जहाँ से वो जो पानी लेता था ना उसका जो फ़िल्टर होता है ना उसकी ट्यूब में जाके फंस गई हैं और उसका पानी बंद कर दिया। अब वो जो कूलिंग सिस्टम है वो सारा का सारा उसका फेल हो गया, तो उनको फौरी के तौर पे जो है ना इसको बंद करना पड़ेगा। पूरा का पूरा पावर प्लांट अगर आप बंद करते हैं ना तो किसी भी मुल्क को उसको दोबारा स्टार्ट करना बड़ा महंगा पड़ता है, तो इनके लिए बड़ा महंगा पड़ गया। अब जो मुल्क है ना जितने भी, वो अपने पावर प्लांट कभी बंद नहीं करते। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो कभी बंद नहीं करते, वो चलता रहता है। और अगर जैसे अगर कोई 4 है तो 4 में से किसी एक को बंद कर देंगे तो फिर एक रिएक्टर को बंद करने के बाद बाकी 2 को ऐसे करके चलाते रहेंगे, 3 को। मगर पूरा का पूरा पावर प्लांट इस तरह से बंद नहीं करते, जो कि अब फ्रांस को बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी मज़ेदार सी खबरें थी। मज़ा आया? ब्रेक ली। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, एक तो वो लोग जो मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो, चाहे वो हर्बल मेडिसिन हो या होम्योपैथिक, कोई भी किस्म की कोई आप मेडिकेशन में लगे हुए। अब वो जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो मेडिकेशंस को इस्तेमाल करते हैं, तो ये वो मोस्टली लोग होते हैं जो सीने की जलन के लिए और मैदे की जलन के लिए और पेट की ख़राबी की वजह से, या फिर नींद ना आना उसकी वजह से, या फिर सर में दर्द रहना, या एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहना। तो आज हम जो बात करेंगे ना वो करेंगे डिप्रेशन के ऊपर। मैंने अपने बहुत सारे शोज़ किए हैं, मगर हमने जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनके साथ तो हमने डिप्रेशन को डिस्कस किया, मगर हिकमत में डिप्रेशन का क्या इलाज है? क्या हमें अगर डिप्रेशन होता है तो क्या हम घर के कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स से, घर की जो किचन की चीज़ें हैं, या हमारे कोई ऐसे रेमेडीज़ वगैरह से जो है उससे हम ठीक कर सकते हैं अपने डिप्रेशन को? पहली बात। और दूसरी बात ये, जो हम हर बात पे दवाइयाँ खाते हैं, इस चीज़ को कैसे नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं? क्योंकि दवाइयाँ हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं और हम इनको तबरुक समझ के, अखरोट और बादाम समझ के खा रहे हैं। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हकीम मुजम्मिल हुसैन साहब मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आज हमें बड़ी अपनी नॉलेज जो है अपने साथ शेयर करेंगे, आप सबके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आज हम बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए कि जो गोलियों को हम अखरोट और बादाम समझ के खा रहे हैं और हमने अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया।
बना नहीं लिया, ये बन गई हुई हैं दवाएं जो है ना, वो हमारी ज़रूरत बन गई हुई हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता हमारे मुआशरे में कहाँ पे कौन सी किस नहज की ख़राबियाँ पैदा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से फिर हमें हर तरह की मुख्तलिफ़ अक़साम की और मुख्तलिफ़ बीमारियों की जो है वो दवाइयों की ज़रूरत पेश आ रही है। आपने जैसे अपने शुरू में कहा, नींद नहीं आ रही फिर दवाई है, भूख नहीं लग रही फिर दवाई है, दर्द नहीं कम हो रहा फिर दवाई है, या डिप्रेशन अगर है तो फिर दवाइयाँ हैं। तो हमने सब चीज़ें जो है ना वो अपनी ग़िज़ा को जो है वो एक दवाई के तौर पर ही हमने बना लिया हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें ये हम शुरुआत अगर करें कि दवाइयाँ इतनी ज़्यादा क्यों हो रही हैं, तो उसकी सबसे जो पहली बुनियादी वजह है वो ये है कि शायद हमने, बल्कि यकीनन हमने अपनी सेहत का ख्याल रखना बंद कर दिया हुआ है। हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। हम सिर्फ जायके के लिए कुछ चीज़ें ले रहे होते हैं, ज़रूरत के तौर पर कुछ चीज़ें ले रहे होते हैं, लेकिन जो जिस्मानी सेहत को बहाल रखने के लिए हिफ़्ज़ाने सेहत के मुताबिक कुछ ग़िज़ा होती है उसको हम नहीं ले रहे होते हैं। वही बीमारी फिर जब बिगड़ जाती है तो फिर बीमारी बिगड़ जाने के बाद डिप्रेशन बुनियादी तौर पर हम तिब में 3 हिस्सों पर तकसीम करते हैं। ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, दबाव, खौफ, वहशत, ये सारी चीज़ें जो आ रही होती हैं, इसकी बुनियादी तौर पर 3 किस्में जो है ना वो हम इनको डिवाइड करते हैं। पहला ये होता है कि ये जिस्मानी तौर पर किसी बीमारी के ज़ेरे असर बहुत ज़्यादा अरसा तक रहने के बाद, मतलब एक बीमारी है, बार बार इलाज करवाने के बाद वो ठीक नहीं हो रही है, तो फिर मरीज़ पर वही डिप्रेशन का सबब बन जाती है। मरीज़ समझता है कि मेरा पता नहीं कोई हल ही नहीं है, मेरा कोई इलाज ही नहीं है, या मैंने कभी ठीक होना ही नहीं है। तो फिर वो इस तरह का जो है वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता, दिमागी असाब पर बोझ आ जाता है। सर एक मेरी बात सुने, आप ना मुझे अपनी पेशेंट समझ के मुझे देख लें। पता है मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दरवाजे के उस पार हैं, मैं दरवाजे के इस पार हूँ, और मैं आपको ये बता रही हूँ कि अभी ना अब्बू घर पे नहीं है। आवाज़ ही आवाज़ आ रही है, समझ मुझे कुछ नहीं आ रहा। अल्लाह की कसम, जब मुझे नहीं समझ आएगा तो मैंने कैसे समझाना। देखें मुझे समझे, मैं पेशेंट हूँ आपकी, सच्ची में देख ले। पेशेंट को भी ऐसे ही ट्रीट करता हूँ, लेकिन तो बिना देखे कैसे आप बताएंगे उसको कौन सा फोड़ा निकला है? देख ले मुझे का मसला वो एक भाईजान, मुझे ना समझ, देखें छोटी बहन हूँ मैं आपकी। अच्छा मेरी बात सुन, मैं सिर्फ आम जो लोग हैं वो डिप्रेशन का इतनी बुरी तरीके से आपको पता शिकार हो चुके हैं कि अब तो वो गोलियों के बगैर सो ही नहीं सकते, ठीक है ना। ऐसी ऐसी गोलियां वो बाहर से महंगी महंगी मंगवाएंगे, खर्चा करेंगे, मगर नींद की गोली के बगैर उनको आराम नहीं आता। तो हमारे पास अब ये कोई ऐसी हल है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें अपने डिप्रेशन को दूर करके नींद को ज़रा हम ले सके अपनी बॉडी के साथ? नींद लाने के लिए हमने शायद पहले भी किसी प्रोग्राम में कुछ चीज़ डिस्कस की थी कि नींद लाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो नींद अच्छी तरीके के साथ आ सकती है। अब नींद ना आने के कुछ असबाब हैं, मसलन मैदे की ख़राबी से नींद आ रही है तो फिर मैदे का इलाज करना जो है वो ज़रूरी है। तो आम इंसान को कैसे पता चलेगा ये? जी, तो ये तो मरीज़ को मुआलिज बताएगा ना कि अगर आपको कब्ज़ मुसलसल है तो उसका हल करें, अगर आपको एसिडिटी मुसलसल है तो उसका हल किया जाए, अगर आपको जकड़न मुसलसल है तो उसका हल किया जाए, या अगर आप किसी नशा व अद्वियात में मुब्तला हैं तो उसका हल किया जाए। अगर उसका हल नहीं किया जाएगा और सिर्फ यही समझा जाएगा कि नींद क्यों नहीं आ रही है तो हमने नींद की गोलियां लेनी है, तो फिर वो एक आर्जी तौर पर तो उसको कोई ना कोई चीज़, जैसे एक नशे को छुड़वाने के लिए दूसरा नशा लगा दिया जाता है, तो वो फिर मसला हल नहीं होता है। इलाज किसी भी बीमारी का उस वक्त तक तो मुमकिन हो ही नहीं सकता है जब तक कि ये मालूम ना हो सके। मतलब एक बंदा है, उसको दिमागी खुश्की है, दिमागी खुश्की की अलामात क्या क्या हो सकती हैं कि उनके सर पर हर वक्त भारीपन रह रहा है, उनकी आँखों पर दबाव रह रहा है, या उनके ज़ुबान में हलक में बात करते हुए खुश्की आ रही है, या ऐसा होता है कि उनके जो पेट के अंदर तनाव बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा होता है। तो अगर इस तरह की पोजीशन होती है तो फिर हमें खुश्की को कम करने के लिए कुछ तर मगज़ियात ऐसे होते हैं, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि खशखाश कुछ इस्तेमाल की जाती है, 1-2 चुटकी दूध में उबाल के वो अपने हल में लेनी चाहिए। जो फल, मौसमी फल होते हैं, जो हर आने वाला मौसम है उसके जो फल होते हैं वो हमें अपने इस्तेमाल में रखने चाहिए। जो सब्ज़ियाँ हैं हमें थोड़ी देर के लिए गोश्त से अवॉइड करके सब्ज़ी और गोश्त का एक मिक्सचर बना के, मतलब मिक्स चीज़ें बना के ये अपने इस्तेमाल में रखनी चाहिए। जितनी प्रोटीन
और जितना आयरन हमारे जिस्म में मुनासिब मिकदार में पहुंचता रहेगा, हमें वो नींद का मसला जो है वो नहीं आएगा। अच्छा सर, पहले हम लोग जब छोटे होते थे या पहले हमारी अम्मी अब्बू वाला जो टाइम था, ठीक है, अच्छा पहले कॉल ले लेते फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। आज का ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जी। तो फराज जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी फरा, क्या कहेंगी, क्या मसला है? जी डार्लिंग, क्या मसला है? हाँ, बेबी को मेरे बहुत ज्यादा मसला हुआ है। क्या हुआ जानू, क्या हुआ? उससे है ना फीवर नहीं उतर रहा, बहुत मेडिसिन दिए हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितने साल का है? जी, कितने साल का है बेबी? 1.5 साल का है। ओए बहुत छोटा है। ये हकीम साहब से बात कीजिएगा, हकीम साहब जरा बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। अच्छा, क्यों फीवर हुआ है बताइए, हकीम साहब बात करें आपसे। जी, अस्सलाम जी वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये बुखार से पहले उनको कोई लूज़ मोशन वगैरह तो नहीं लगे हैं? जी जी, ऐसा ही है, मुंह में लगा था फिर बुखार हुआ। अभी तकरीबन 15 दिन से मैं मेडिसिन लेकर दे रही हूँ लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, उतर रहा है फिलहाल, फिर वैसे ही हो जाता है। अभी भी है फीवर उससे बहुत ज्यादा। बुखार कपकपी के साथ हो रहा है, उनको थोड़ी सी जो है वो कपकपी भी आ रही है, ठंड भी लग रही है, या ऐसा फील नहीं हो रहा? लग रही वैसे फीवर है। वैसे ही फीवर रह रहा है। जी, अभी आप कोई दवाई उनको इस्तेमाल करवा रहे हैं कि छोड़ दी है? नहीं मैंने अभी रात को दिया था। ये मदर फीड पे है अभी नहीं बच्चा? दी क्योंकि मैंने 1-2 दिन अब वही दे रही हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ये मदर फीड पे है बच्चा, या आप इसको दूसरा दूध इस्तेमाल करवा रहे हैं? मदर फीड भी करता, दूसरा भी कर लेता है। अच्छा, मदर फीड है तो वालिदा को 2 चुटकी अजवैन 1 कप पानी में उबाल के और उसको 2-3 बार उबाल के उतार दें और थोड़ा सा गुड़ मिला के उसमें ये उसकी वालदा को पिला दें, और बच्चे को आधे से आधा चम्मच, छोटा चाय वाला चम्मच, मतलब कि बिल्कुल जो है वो चम्मच का चौथा हिस्सा, ये थोड़ा सा उसको पिला दें। इंशाल्लाह 1-2 बार पिलाने से बुखार उतर जाएगा, अल्लाह पाक फजल फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। जल्दी करो, अब अभी आज ही पिलाओ, अभी खुद भी पियो, बच्चे को भी पिलाओ, ठीक है? परेशान ना होना फरा। हाय अल्लाह, लोग देखो कितने परेशान हो जाते हैं। अच्छा, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जो मुझे आपसे पूछना है, ये बताइएगा कि मुझे हकीम साहब, हम जब छोटे थे, हमारे अम्मी अब्बू ये लोग सब यही करते होते थे, पहले रात को नीम गर्म दूध पीते थे तो टिका के सो जाते थे। अच्छा, जो दूध मैं बचपन से पीती आ रही हूँ वो है हल्का सा देसी घी डाल के, उसमें 2-3 इलायची डाल के, 2-3 दाने 5-6 दाने सौंफ के डाल के, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के, ठीक है, उसके बाद फ़ौरन उसमें दूध डाल दिया, और दूध डालने के बाद उसमें थोड़ा सा अगर शक्कर गुड़ कुछ डालना है तो वो, वरना शहद डाल के दूध के अंदर तो घुमा फिरा के अच्छी तरीके से उसको पी जाना। तो बचपन से आज तक यही पी के आ रही हूँ। तब शुगर का डर नहीं होता था ना कि मैं शक्कर बढ़ाऊंगी तो शुगर बढ़ जाएगी या मेरे लिए कोई और मसला हो जाएगा, तब ये वाले खौफ नहीं हुआ करते थे। ऐसे ही तो नींद उससे बड़ी आती थी, बिल्कुल सुकून से नींद आती है। और आप यकीन करें ऐसा रिएक्शन आता था कि आंखों के आगे धुल्लापन आ जाता था। हम कहते थे, बैठे बैठे हम कहते थे ये क्या हो गया। अम्मी ने अभी नीम गर्म दूध वो पिलाए, चाहे सर्दी हो या गर्मी, तो वो सुबह उठते तो ठीक, और रात भर हम पता है क्या करते थे, खेलते रहते थे, दिन भर हम फुटबॉल खेलते थे, स्पोर्ट्स करते थे। ये तो है पॉइंट, ये एक्टिविटी। अच्छा, आज के बच्चे कहाँ खेलते हैं? नहीं खेलते, वो मोबाइल पे खेलते हैं। हाँ। और बहुत ज्यादा खेलते हैं। हाँ। तो मोबाइल पे उनका जिस्म का कौन सा ऐसा ऑर्गन है कि जो एक्टिवेट हो रहा है? हाँ। या तो दिमाग पर बोझ पड़ रहा है, तो या मेरे ख्याल आजकल के बच्चों का सिर्फ ये अंगूठा ही एक्टिव है, बाकी सारा जिस्म मफलूज हो चुका है। क्या बात की है। हाँ। और कुछ भी नहीं काम कर रहा है। हाँ। जो आप बात कर रहे हैं उसमें आपके लिए एक्सरसाइजिंग लाइफ के बहुत सारे चांसेस होते थे। हाँ। अब सारा दिन एक्टिव होते थे, किसी हमसाये के घर के, अपने घर के, सीढ़ियों के ऊपर आना जाना, बाहर आना जाना, ये पूरी बॉडी की एक्टिविटी जो होती थी ये हमारे दौरान खून को बेहतर आप बताएं, हर बात पे तो अम्मी को ऐसी, हम अम्मी के सामने आते थे तो शक्लें ना देखती थी अम्मी हमारी बच्चों की। 8 बच्चे थे, हम किसी को अम्मी फौरन बोलती थी जाओ दही लेके आओ। हम ये कहते थे सुबह दही आया है, शाम में दही आ रहा है, रात में दही है, थी कौन से दिमाग की दही है जो अम्मी हर वक्त ही मंगाती रहती। सिद्दीक साहब की कॉल शामिल करते हैं, फिर इस पे हम कंटिन्यू करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सिद्दीक साहब, क्या मसला है, क्या हुआ है? आपने मुझे ना काफी अच्छे से ना हेपेटाइटिस है बी। ओए होए, अच्छा। तो मैंने अंग्रेजी इलाज भी काफी करवाया है, तो 3-4 साल दवाई का खाता रहा हूँ। हाँ। तो उसके बाद मुझे नॉट एसिड हो गया, उसके बाद यूरिक एसिड हो गया, तो डॉक्टर कहते हैं हमें सारी लाइफ दवाई खानी है। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी इस टाइम 45 है। ब्लड प्रेशर या शुगर तो और नहीं? ब्लड प्रेशर शुगर तो नहीं है आपको?
नहीं है, बस मेदा कभी कभी खराब हो जाता है मेरा, और इसके लिए मुझे वो अच्छी सी दवाई बता दें, ये दवाई खा खा के तो मैं खा गया हूँ। आँखों का या नाखून का रंग पीला तो नहीं हो रहा? आंखों का या नाखून का रंग पीला तो नहीं होता आपका? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो ठीक है। छोटा पेशाब जो है वो बार बार तो नहीं आता है? बार बार यूरिन तो नहीं आता है आपको वॉशरूम? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, छोटा मुझे काफी आता है। अच्छा, आप एक काम करें, आप सिर्फ बाज़ार से आंवले का मुरब्बा ले लें। अच्छा। और कोशिश करें कि वो देसी हो, छोटे दानों वाला हो, बड़े दानों वाला ना हो। ये आप एक दाना सुबह खाली पेट और एक रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। और बाज़ार से ही मिल जाएगी, कासनी के बीज मिल जाएंगे, तुख्मे कासनी। ठीक है। और आपके इर्द गिर्द कहीं नीम का दरख्त लगा होगा? नीम का दरख्त है? हाँ जी, वो अभी तो ढूंढना पड़ता है, पहले तो ये बहुत आम होता था। ये नीम के 5 पत्ते और तुख्मे काशनी का आधा चम्मच, ये आपको रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें और सुबह उठ के इसको मल के इसका पानी पी लें। अल्लाह के फजलो करम के साथ कुछ दिनों में आपको काफ़ी सारा फाका हो जाएगा। फर्दन जो है वो ये चेक करवा के देखा जाता है कि ये रिपोर्ट्स में किस हद तक मसला है, तो फिर उसका मुकम्मल इलाज करवाया जाता है। चलें अभी कीजिए सिद्दीक भाई, ठीक है? एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, मेरे बड़े प्यारे भाई हकीम मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और क्या ज़बरदस्त इलाज और नुस्खे इनके पास होते हैं, क्योंकि तजुर्बा मैटर, देखें ना, एक्सपीरियंस मैटर। हम मैदे की जलन के ऊपर भी ज़रा बात करना चाहेंगे कि अक्सर ये होता है कि लोग वाइट की एक सिरप होती है ना वो, और एक मेडिसिन होती है जो साशे वगैरह डालो पानी में फुस करके वो होती है, और उसके बाद वो बंदे पीते हैं और कहते हैं आराम आ गया, हुन आराम है। तो ये इतनी ख़तरनाक तरीके की कोई दवाइयाँ जो मुझे लगता है उसको इस्तेमाल कर रहे थे और रोज़ खाते हैं जी, तो ये ठीक है? हम रोज़ बद परहेज़ी कर रहे होते हैं, इसलिए रोज़ दवाइयाँ कर रहे होते हैं। अगर हम बद परहेज़ी को छोड़ दें तो फिर दवाइयाँ भी हमारी कम हो सकती हैं। मैं काफ़ी जगह पे ना, 1-2 जगह पे और अर्ज़ की है कि अगर आपका मैदा खाने की तलब नहीं कर रहा, या अगर आपको लग रहा है कि मैं खाना खाता हूँ तो उससे मेरा जो सीने पे दबाव बढ़ जाता है, तो आप मैदे को थोड़ा सा तो सुकून दें, उसको 2-3 टाइम का खाना ना दें, उसको रेस्ट होने दें, उसको उसके हाल पे छोड़ दें। 3-4 टाइम पे उसको उसके हाल पे छोड़ दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो उसका मवाद है वो हल होना शुरू होगा, फिर उसकी तलब बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो उससे फिर बेहतरी हो जाएगी। हम ऐसा करते नहीं हैं, हम भरे पेट खा रहे होते हैं और खाने पे खाना खा रहे होते हैं। उस खाने पे खाना खाने की वजह से फिर हमें पहले वाला जो ग़िज़ा हल नहीं होती, वो ताफ़ुन बना हुआ होता है, फिर दूसरी ग़िज़ा उसके ऊपर आ जाती है। जब दूसरी ग़िज़ा आ जाती है वो भी उसके अंदर मिक्स हो के फिर एक जो बुखारात होते हैं, ख़राब फसादात होते हैं, वो पैदा करते हैं, वो फिर हार्ट बर्निंग होती है। आप अमूमन देखिएगा हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, लोग ना अपना दिल पकड़ के जा रहे होते हैं, हाय मेरा दिल गया, हाय मेरा दिल डूब गया। तो फिर वो जो डॉक्टर मुआलिज होता है वो उसको चेक करके बताता है तुम्हारे दिल में मसला नहीं है, मैदे में मसला है, क्योंकि वहाँ पे तबखीर हुई है, तेज़ाबियत हुई है। तो वो तेज़ाबियत का हल किया जाता है, तो उसके साथ फिर वो मैदे के साथ साथ दिल के अमराज से भी बंदा बच जाता है। बद परहेज़ी छोड़ेंगे तो फिर इलाज फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर हम कहें कि मेरा गला ख़राब है तो कीम साहब मुझे कोई दवाई दे दें, लेकिन मैंने खट्टा नहीं छोड़ना, लेकिन मैंने दही नहीं छोड़ना, लेकिन मैंने लीमू नहीं छोड़ना, लेकिन मैंने केचप नहीं छोड़ना, लेकिन मैंने बिरयानी नहीं छोड़नी, लेकिन मुझे दवाई ऐसी दें कि चमत्कार हो जाए, तो वो तो फिर चमत्कार का ही इंतज़ार होगा, इलाज नहीं होगा। ये चीज़ होती है। तो अब ये मैदे की जो जलन है इसका कोई अगर इलाज है तो वो तजवीज़ कर दें। मैदे की जलन के लिए अगर तो मैदे की जलन आपको भरे पेट है, मतलब आपने खाना खा लिया है तो खाना खाने के बाद जलन हो रही है, हाँ। तो फिर हमें हाजमेदार अशिया लेनी चाहिए। अजवैन और पुदीना, ताज़ा पुदीना 10 रुपये की गुच्छी मिल जाती है, 15 पत्ते वो ले लें और 2 चुटकी अजवैन ले लें। हाँ। इसका कावा बनाएं और एक बार सुबह और एक बार शाम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो उसके साथ जो है वो आपकी सीने की जलन अगर खाना खाने के बाद हो रही है तो वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। अगर खाना खाने से पहले मतलब भूख लग रही है तो फिर जलन होना शुरू हो रही है, तो फिर उसके लिए जो है वो हमें एक नुस्खा बनाना पड़ता है। वो आसान सी 2 चीज़ें सिर्फ, एक नुस्खा मेरा बहुत अरसे से चल रहा है, वो हल्दी मुलट्ठी और सौंफ फल है, लेकिन इस जलन में सिर्फ सौंफ और मुलट्ठी
2 चीज़ें, इसमें हल्दी नहीं डालनी। हल्दी क्यों नहीं डालें? इसमें हल्दी नहीं डालनी क्योंकि उसमें जलन की जो है वो अफादियत के लिए हल्दी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो खाली पेट जलन हो रही है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जिसम में जो हवा बन रही है उसको ख़त्म करेंगी। हाँ। तो उसके साथ जलन ख़त्म हो जाएगी। और 2 अरक जो होते हैं, अरक पुदीना और अरक अजवैन, ये दोनों मिक्स करके रख लें और सुबह दोपहर शाम आधा आधा चम्मच जो है वो खा लेना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह उससे जलन में अफाका होगा। आमीन। शुमाइला की कॉल उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। हाँ, अच्छा जी, हम बात कर रहे थे एक्टिविटीज़ की, भागने दौड़ने की, ठीक जी, है ना। जी। अच्छा, हमारा हाजमा जो है उसमें भी अगर हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं तो हाजमा भी हमारा बड़ा अच्छा काम करता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें ना जी, अगर हम खाना खा लिया और खाना खाते ही हम बैठ गए हैं, तो फिर इस तरह से बैठे हैं या जिस भी पोजीशन में हम बैठे हैं तो दबाव तो मैदे पर ही आ रहा है। तो फिर जैसा दबाव रहेगा उतना उसका हज़म करने का जो निज़ाम है वो सुस्त तर होता चला जाएगा। फिर जितना दौरान खून हमारे जिस्म में तेज़ रहेगा, जितना खून का बहाव हमारे जिस्म में तेज़ रहेगा, उतना ही हमारे ग़िज़ा के हज़म होने का निज़ाम भी बेहतर रहेगा। ठीक है। तो इसलिए हमें अपनी जो है ना वो एक्सरसाइजिंग लाइफ को दोबारा, हम तो पंखा भी रिमोट से चलाते हैं, हम तो ऐसे गाड़ी ही। भी रिमोट से लेते हैं, ऐसे हम ही। उठने की सकत अब खो चुके हैं। खो तो चुके। आहिस्ता आहिस्ता सर, फिर जो हमारे अकबर जोड़ की जुड़ कॉल एक शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। झंग से। अस्सलाम वालेकुम जी, अकबर भाई क्या कहेंगे? जी मेरा ना तकरीबन मेरी उम्र है 45-46 साल है। 45-46 साल आपकी उम्र है। हाँ जी, तो हाँ जी, तकरीबन मैं जो है ना 20-25 साल की उम्र की ना कब्ज का मसला मिला होता है। कॉन्स्टिपेशन का मसला है इनको भी। तो मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल कर। आपके पाँव में दर्द तो नहीं रहता अक्सर एड़ियों में? अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इनको जवाब देते हैं। ओके। ओके जी, वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, हमारे साथ मुजम्मिल साहब मौजूद हैं। कॉल्स जो है हम अटेंड कर रहे हैं, जितने भी लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम उनके ऊपर जो है कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट कॉल जो हमसे सवाल किया था उन्होंने, तो उनको ज़रा कॉन्स्टिपेशन का जो इशू था उसका जवाब दे दीजिएगा। उनसे बात मुकम्मल नहीं हो सकी है। कब्ज़ के साथ साथ देखा जाता है कि कब्ज़ वाले मरीज़ों का ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं हो रहा होता है, तो फिर उस मुनासबत से कोई नुस्खा तजवीज़ किया जाता है। लेकिन एक नुस्खा आपके शो में हमने एक बताया हुआ है और अल्लाह के फजल से बहुत सारे लोगों ने उसको अच्छा, वो कॉलर हमारे साथ हैं, अगर जी, आपने उनसे ठीक है। सवाल करना है तो जी। पूछ लें। जी भाईजान अकबर। जी मैंने सवाल किया था मसले के हवाले से। अकबर भाई, आपके पाँव में, टखनों पे या एड़ियों पे कोई दर्द तो नहीं हो रहा कुछ दिनों से? नहीं, दर्द नहीं होता है। गर्दन के पीछे वाले हिस्से पे, सर के पीछे वाले हिस्से पे कोई दर्द तो नहीं रह रहा? गर्दन की रहे तो कभी कभी हो जाता है, वो मेडिसिन वगैरह खाता हूँ तो ठीक हो जाता है। कब्ज़ के लिए कोई आर्जी दवाइयाँ खाते रहते हैं? जी खाते रहते हैं। कमाल जो है वो इस्तेमाल। आप ऐसा करें कि दिन का जो खाना है ना वो 3 टाइम की बजाय 2 टाइम पे कर दें, और रात का खाना पेट भर के ना खाएं कुछ दिनों के लिए। और बाज़ार से सना मक्की ले लें, ये आपको मिलेगी 100 ग्राम। इसके तिनके निकाल लीजिएगा और साथ ले लें सौंफ 50 ग्राम और काली मिर्च 50 ग्राम। ये 3 चीज़ों का नुस्खा है। इसको बारीक पीस के इसका सफ़ूफ बना लें। सिर्फ रात को सोते वक्त आधा चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के फजल से आपकी काफ़ी सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी। आमीन। सुमा। गोश्त नहीं खाना इस दौरान। अच्छा, गोश्त से भी परहेज करनी है। गोश्त क्या करता है कब्ज़ के टाइम पे? खुश्की करता है। हाँ, अच्छा, तो खुश्की वजह बुनियादी होती है कब्ज़ होने की। ठीक है। अच्छा, और कोई ऐसी दवाई जो आप नींद के लिए बताना चाहें स्पेशली, क्योंकि लास्ट मिनट है हमारा। जी, नींद के लिए तो बहुत अच्छा नुस्खा जो खशखाश के सिर्फ 2 चुटकी हैं, वो दूध में मिला के अगर दे दिया जाए, और एक पिछले कुछ अरसे से मैं अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवा रहा हूँ, सिर्फ आंवला। आंवला खुश्क लेके उसकी गुठली निकाल के वो सफ़ूफ पाउडर बना के, आंवला सिर्फ सफ़ूफ सुबह आधा चम्मच और शाम को आधा चम्मच,
ये अच्छा। पानी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो कुछ वक्त के बाद नींद जो है वो तिब्बी तौर पर आना शुरू हो जाती है। वाह जी, ज़बरदस्त। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी रहनुमाई की। और हम आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ओके जी, नाज़रीन, हम आज बात करेंगे OCD के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अच्छा, कई बार ये सुनने में तो आता है, ठीक है, मगर हम मोस्टली जो लोग हैं ना, उनको पता नहीं होता कि ये है क्या। असल में ये एक बीमारी होती है, मगर इस बीमारी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कोई नहीं होती है। ये एक ऐसी जहनी हालत होती है जिसमें इंसान को ना बार बार गैर ज़रूरी और बेकाबू जो अजीब से ख़यालात हैं ना, वो तंग करते हैं। उन ख़यालात की वजह से वो कुछ मखसूस काम है वो जो करने पे मजबूर हो जाता है, जैसे कि बार बार हाथ धोना। जब आपके हाथ बिल्कुल साफ़ होंगे मगर बार बार हाथ धोना शुरू कर देगा वो बंदा, ठीक है। बार बार ये चेक करता रहेगा कि मैंने दरवाज़ा बंद किया था कि नहीं किया था, मैंने गाड़ी अपनी लॉक की थी कि नहीं की थी। पता भी होगा, याद भी होगा कि मैंने दरवाज़ा बंद किया है, गाड़ी लॉक की है, मगर बार बार नीचे जाएंगे, अपनी गेट पे जाके गाड़ी चेक करेंगे, ठीक है। बार बार दरवाजे को लॉक चेक करते रहेंगे, बार बार खोलेंगे, बार बार चेक करेंगे, ऐसा करें। चीज़ों को ना गैर ज़रूरी तौर पे तरतीब देना शुरू कर देंगे। कभी किसी के घर जाएंगे ना, तो अगर कोई बेतरतीब सी चीज़ देखेंगे तो उसको ठीक करना शुरू कर देंगे। भाई, उनसे देखी नहीं जाती, उनको बेतरतीबी जो है ना किसी चीज़ में देखी नहीं जाती। अपने घर को, हर चीज़ को जो है ना तरतीब में रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो किसी चीज़ को तरतीब में करते हैं ना, तो उनको एक जहनी एक सुकून सा मिलता है, उनके लिए मेडिसिन बन जाती है वो। तो ये होता है OCD। अब हमारे वहाँ बहुत से लोगों को होता है, मगर उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये बीमारी है। उनको ये लगता है हमें तो बड़ी सफाई पसंद है, सुथराई पसंद है, तो ये चीज़ें जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते मेंटली कि हमें कुछ ऐसा शक सा हो रहा होता है उनको अपने काम में, ठीक है। बार बार उनको वसवसे आते हैं कि ये काम मैंने ठीक किया कि नहीं किया, ऐसे। फिर नुकसान का बड़ा इनको डर होता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए, कोई लॉस ना हो जाए, मैं कोई बीमार ना हो जाऊँ, ये ना हो कि मैंने हाथ नहीं धोया तो फिर मैं तो कहीं मर ना जाऊँ, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। अब ये यंग लोगों में होती है या फिर बुढ़ापे में ही बीमारी ज़्यादा लोगों को होती है। इस चीज़ पे आज हम बात करेंगे। हम अफ़ाफ़ हमारे पास होंगी, अफ़ाफ़ मंजूर, और अफ़ाफ़ बस रेडी हो गई हैं हमारे साथ, हमारे सामने माइक लग रहा है उनको, और अभी आपके सामने अपनी पेरेंट्स देंगी और फिर हम इस OCD के ऊपर बात करेंगे। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे आज, क्योंकि जो लोग पेशेंट हैं, जो लोग सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी से, उनको इलाज भी तो चाहिए। तो इसलिए आज अफ़ाफ़ को बुलाया ताकि आपको इसकी टेक्निक्स जो है वो आपको घर बैठे बैठे आपको ठीक कर सकें। क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं और जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है वो अपने आप को रिलेट तो कर रहे होंगे इस चीज़ से, जो बातें मैं कर रही हूँ, और उसकी जो ट्रीटमेंट है, जी आइएगा, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो अफ़ाफ़ के साथ आज हम पूछते रहेंगे। अफ़ाफ़ कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफ़ाफ़ इतनी आप प्यारे, कैसी? आपकी तरह प्यारी प्यारी, थैंक यू। कितनी खूबसूरत आप ड्रेसिंग करके आती हैं ना, बस आपके साथ मैचिंग करने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह की तरफ से हो भी जाती है हल्की आंच पे हमारी। तो अफ़ाफ़, आज हम OCD के ऊपर बात कर रहे हैं, और ये टॉपिक ख़ास हमने डिज़ाइन ही इनके कहने पे किया है। लास्ट टाइम जब हमारे पास से कुछ कॉल्स आ रही थी तो उसमें लोग ये कह रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि अफ़ाफ़ इसके ऊपर बात करें। तो अफ़ाफ़ इज़ हेयर टू टॉक अबाउट OCD। ये क्या चीज़ है, पहले तो आम बंदे को, देखने वाले को समझा दें, OCD है क्या? अच्छा, अभी आप बता रहे थे जैसे बहुत सारी चीज़ें, और आजकल इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग एंड फैशन वर्ड कि मुझे तो यहाँ कप अगर साफ़ नहीं मिलेगा मुझे OCD है, मेरी तो चीज़ें ऑर्गेनाइज पड़ी होनी चाहिए, मुझे तो OCD है। मतलब इट्स जस्ट ट्रेंड। इवन कि मैंने बहुत सारे हमारे जो आर्टिस्ट्स हैं उनसे भी कहते सुने, और आजकल बहुत वीडियो भी वायरल्स हैं कि आई एम हैविंग लिटिल OCD। सो ये OCD जो है इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग, इट्स अ सीरियस मेंटल कंडीशन। और इसमें जो पेशेंट इसको सफ़र कर रहा होता है उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, उसकी डेली रूटीन के मैटर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, इवन कि उसकी सब कंपल्शंस की वजह से या उसके जो रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं उसकी वजह से उसकी फैमिली लाइफ भी बाज़ औक़ात डिस्टर्ब हो जाती है। सो थोड़ा सा इसको हम अपने ऑडियंस के लिए बताने के लिए कि बेसिकली क्या है, क्योंकि इस बीमारी का मसला ये है कि इसको लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। अक्सर इसमें ये होता है कि पेशेंट भी बाज़ औक़ात एक्सप्लेन नहीं कर पाता, घर वाले अंडरस्टैंड नहीं करते, और जब पेशेंट बहुत सारी सिचुएशन के साथ डॉक्टर के पास जाता है
तो कुछ डॉक्टर्स भी इसको टाइमली डायग्नोज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात बीमारी जो है वो बढ़ जाती है। अब बीमारी है क्या? बीमारी बेसिकली ये है कि इसमें आप देखें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव का मतलब है ऑब्सेशंस। ऑब्सेशंस का क्या मतलब है कि आप कोई भी चीज़ जो आपको बार बार जिसका ख़याल आए और उन ख़यालात को या वो तमाम काम जो ख़यालात की सूरत में आपके दिमाग में आते हैं उसको करने के लिए, आप परफॉर्म करने के लिए आप कुछ कंपल्शंस अपने ऊपर तारी कर लेते हैं कि मैं ये करूँगा तो मैं ठीक महसूस करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी छोटी सी कॉमन सी मिसाल जो कि हम शायद सब समझ सकते हों। हाँ, अगर अपने टेबल पे बैठे हुए होते हैं और हमारे हाथ में पेन होता है, हम एक कोई सोच में होते हैं गहरी और हम उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे होते हैं, तो हम टिक 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 पेन जो करते हैं, ठीक है, वो एक कंपल्शन है हमारी जो एंग्जाइटी है उसको कम करने के लिए, या हम मुसलसल टांग हिलाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़। तो इसका मतलब है कि वो हमारी एक कंपल्शन है। लेकिन इस बीमारी में आम तौर पे हम ये समझते हैं कि ये बीमारी शायद सिर्फ़ और सिर्फ कंटामिनेशन की एक फीलिंग है कि कोई भी चीज़ जो है वो गंदी है या ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। लेकिन इसकी कई किस्में हो सकती हैं फ़िज़ा। कंटामिनेशन से क्या मुराद है? जैसे कि आपने, ये तो बहुत कॉमन है, ऑफ कोर्स इट्स अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओसीडी, जिसमें कि बार बार हाथ धोना या ये ख्याल होना कि मैं जिस सोफ़े पे बैठा हुआ हूँ ये सोफ़ा गंदा है, इस पे कोई जर्म्स लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आएगा जो कि ओसीडी के साथ है, हो सकता है वो आपकी पानी की बोतल ना पिए कि आपने ये साफ़ नहीं होगी, कप है ये साफ़ नहीं है, और वो ख़वातीन किचन में जाके 10 दफ़ा कप धोती हैं, बर्तन धोती हैं, शेल्फ साफ़ करती हैं कि वो नहीं है। अच्छा, ये मुख्तलिफ भी हो सकती है ना, इवन के कंटामिनेशन में भी मुख्तलिफ है। जैसे कि हाथ कुछ लोग बार बार धोते हैं। मेरी एक पेशेंट है, उसको पाँव का वहम है कि मेरे पाँव गंदे हो जाते हैं। सो उसने पाँव इस कदर अपने धो के उसके ऊपर, यानी आप ये कह लीजिए कि वो ज़ख़म हो चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं। पानी है ना, आप कितनी दफ़ा लगाएंगे, सोप है आप कितनी दफ़ा लगाएंगे। सो जूता है, वो जूता कहती है कि मैं दिन में 10 जूते चेंज करती हूँ। मैंने 2-3 जूते गाड़ी में साथ रखे हुए होते हैं कि अगर मेरे जूते पे भी मट्टी लग गई है तो मेरे पाँव गंदे हो सकते हैं। एक और बहुत सीरियस सिचुएशन जो कि कंटामिनेशन से रिलेटेड है और पेशेंट्स फील करते हैं, मेरे पास अभी बल्कि वो एक पेशेंट आ रहा है एंड ही हैज़ द फीलिंग कि जो मैं टॉयलेट यूज़ करता हूँ वो बहुत कंटामिनेटेड है। वो अच्छा खासा एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है बंदा, बट ही कैन नॉट यूज़ द टॉयलेट। और वो, अब देखें, टॉयलेट जो है एक बेसिक नेसेसिटी है। अब जिस बंदे ने 8 घंटे जॉब करनी है और वो 8 घंटे में कहता है जी मैं टी नहीं ले सकता, मैं कॉफ़ी नहीं पी सकता, मैं पानी नहीं पीता हूँ, कि मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, और मेरे लिए वो इस तरह है कि मैं कुछ भी और कर सकता हूँ लेकिन मैं टॉयलेट यूज़ नहीं कर सकता हूँ। और जब मैं घर में टॉयलेट यूज़ करता हूँ तो मैं हर टॉयलेट के बाद, यानी जब आपने यूरिनेशन के लिए गए, और वो तो सिंपल है ना, उसमें तो आप तहारत करें, आप पाक हो जाते हैं, हर टॉयलेट को यूज़ करने के बाद एवरी टाइम आई टेक अ बाथ। अपने घर का भी? अपने घर का भी, ठीक है। अब चूंकि मुझे बात लेना होता है ना यूज़ करने के बाद टॉयलेट, तो आउटसाइड देयर इज़ नो फैसिलिटी और मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसलिए बाहर ये यूज़ नहीं करता। अब आप सोचें कि उसके लिए लाइफ कितनी मुश्किल होगी, एंड इट्स अ सीरियस थिंग। इस तरह से मैं 2-3 मिसालें और दे देती हूँ ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए पता लग जाए कि अगर आपके साथ या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा आपका दोस्त या आपके घर में है तो वो वाकई ही ओसीडी का शिकार है। अच्छा, कभी कभी कोई इस तरह का अटैम्प्ट करे तब तो ठीक है ना? अगर कोई कभी कभी इस तरह के अटैम्प्ट करेगा, देखिए रेगुलर डेली बेसिस पे कोई करे तब उसको देखिए ओसीडी तो तभी है जब वो डेली बेसिस पे क्योंकि है। अब तो देखें फैशन में भी लोग मैं कहते थे ना मुझे एज ओसीडी हो गया, No, no, मुझे no. तो मैं तो ओसीडी की पेशेंट हूँ, फैशन में भी एक कह देते हाँ, हैं। यही तो हम कह रहे हैं ना, ये तो फैशन है ना, विच इज़ नॉट राइट। Okay. अच्छा, अब रोजाना भी कोई एक्ट कितनी बार किया जाए तो मेडिकली हम समझते हैं कि ओसीडी में फॉल करता है। फॉर एग्जांपल हाथ में धोना आपको लगता है ये ज्यादा शुरू होता है? इसका ऑनसेट जो है, वैसे तो बचपन में कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही होती हैं बच्चों में, लेकिन वो इतना सीरियस नहीं होता। लेकिन जो इसका ऑनसेट है वो आम तौर पर लेट टीन एज में शुरू होता है। ऑनसेट से मुराद ये कि जब बहुत वाज़ेह तौर पे चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जब पेशेंट बहुत क्लियरली इसको महसूस करना शुरू कर देता है और कंडक्ट करना शुरू कर देता है उस तरह की चीज़ें। अच्छा, आपने ये पूछा कि कितनी बार या कैसे हो कि आपको पता चले कि इट नाउ द सिचुएशन फॉल्स इन ओसीडी। अब जैसे हाथ धोना है, एक आम आदमी जिसको हाथ धोने में हम अगर दिन में 3-5 बार हाथ धोते हैं, यानी आपने खाना खाने से पहले हाथ धोना है, आपने वज़ू करना है उसके लिए हाथ धोना है। सो लेट्स से कि हम 5 से 7 बार अपने हाथ दिन में धो लेते हैं, और 5 से 7 बार हाथ धोने में हमें जस्ट टेक 30 सेकेंड्स
नॉट मोर देन दैट। या फिर वो एक ऐड आता होता था हमेशा, हम बड़ा इंजॉय करते थे, धोते जाओ, धोते जाओ, है ना। तो इन पे आप समझ लें कि बेचारे धोते जाते हैं, हाँ। जाते हैं। सो कोई भी ऐसा एक्ट जो कि आप इतनी दफ़ा करें कि उसको इन टोटल यू टेक मोर देन एन आवर अ डे, जिसको आप करने में 1 घंटा लें। अब जिसका मैं आपको पेशेंट का बता रही हूँ जो कि टॉयलेट यूज़ करता है, उसके बाद वो नहाने के लिए भी 1.5 घंटा यूज़ करता है। अच्छा, यानी नहाने के उसके स्टेप्स, मैंने कहा उससे पूछा कि क्या करती हो, कहते हैं मैं स्टेप्स रिपीट करता हूँ। ठीक है, यानी आपने एक दफ़ा शॉवर लिया, आपने सोप लगाया, आपने फिर शॉवर लिया, आपने फिर आपको लगा कि नहीं ये साफ़ नहीं हुआ, नहीं ये साफ़ नहीं अच्छा हुआ। अच्छा, फिर फिज़ा इसको आम लफ्ज़ों में कहें तो एक वहम की बीमारी है, और ये वो वाला एक्चुअली वहम है जिसको आपने सुना होगा कि ये कहा जाता था कि हकीम लुकमान के पास भी वहम का इलाज नहीं है। क्या बात है। तो ये वही वहम है। हमने अफाफ एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद यहीं से हम शुरू करेंगे। कॉल्स भी आपके शामिल कर सकते हैं। अगर आप ओसीडी के पेशेंट हैं, ये है, कॉल करें, इलाज बता दें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हम ओसीडी की बात कर रहे हैं अफाफ, क्या इसमें कोई फेयर भी होता है, कोई डर भी होता है पेशेंट को? बिल्कुल होता है। जैसे मैंने कहा कि इसकी कई किस्में होती हैं। एक किस्म तो जैसे हमने बात की कंटामिनेशन से रिलेटेड है, और एक बड़ी स्वीयर किस्म जो है वो फियर से रिलेटेड है। अब वो फियर क्या हो सकता है, खौफ क्या हो सकता है, जो कि किसी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। देखिए, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या एक नॉर्मल साइकोलॉजी ये है दैट वी चेक और डबल चेक कि हमने रात को सोते हुए वो चेक कि हमारे डोर लॉक्स बंद हैं या नहीं बंद हैं, स्टोव इज़ ऑफ और नॉट ऑफ, हमने खिड़कियाँ बंद कर ली हैं या नहीं कर ली, जैसे आमतौर पे होता है। सो चेक इज़ अ नॉर्मल थिंग। इसी तरह से गाड़ी है, गाड़ी निकलते हुए हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमने लॉक कर दी या नहीं कर दी। एंड इफ़ वी चेक अगेन लाइक इट्स डबल चेक, इट्स ऑल्सो नॉर्मल अगेन, कि हमने एक बार नहीं 2 बार चेक कर ली, जो कि आप अक्सर करते हैं। निकलते निकलते लॉक की और फिर ख्याल है कि पता नहीं लॉक की थी कि नहीं की, दोबारा जाके हमने चेक कर लिया। तो इट्स नॉर्मल, वेरी मच नॉर्मल। लेकिन जब आप बार बार रिपीटेडली वही काम करें, यानी ये लोग जिनके साथ ये मसला हो जाता है, दे कैन नॉट स्लीप, होल नाइट वो उठते हैं और अपने कमरे का लॉक चेक करते हैं कि वो लॉक हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, यानी वो रात सो नहीं पाएंगे, और हर आधे घंटे बाद उनकी जब भी आँख खुलेगी वो चेक करेंगे कमरे का लॉक हुआ हुआ है। गाड़ी आपने बाहर खड़ी की, आप उसको 10 दफ़ा चेक करेंगे कि लॉक्ड है कि नहीं है, कभी बाहर से निकलेंगे, कभी इधर से जाएंगे, ऊपर से देखेंगे इट्स ओके, इट्स सेफ़। फिर इस तरह से फियर रिलेटेड हो सकता है कि खुदा न खास्ता मेरी माँ या बाप को जो है वो कोई बीमारी हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी, मेरा भाई घर से बाहर गया हुआ है, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी वो इस कदर खौफज़दा होते हैं कि वो उस एंग्जाइटी में कोई काम परफॉर्म नहीं कर पाते। इसी तरह से फियर ये हो सकता है कि कोई मेरे पीछे है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे बेड के नीचे है। अब ये खौफ किस तरह का है, इस खौफ की वजह से भी वो सारी रात भर नहीं सो पाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, कहीं खाने पीने के लिए बाहर जाते हैं तो वो ना एकदम से ना किसी को यूँ घूर घूर के देखना शुरू कर देते हैं, और उसको जाके पूछते भी हैं कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो। वो कहता है मैं तो नॉर्मली आपको ऐसे ही देखा था, मगर इनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है। ये भी ओसीडी वाले पेशेंट होते हैं जो जाकर किसी को बोले व्हाई यू लुकिंग एट मी, व्हाई यू लुकिंग एट मी, देख क्यों रहे हो तुम मुझे। हाँ, ये बिल्कुल भी हो OCD सकता होते हैं। नहीं, ये भी होता है, ये साथ अलाइंड हो जाता है, क्योंकि इनको लगता है कोई हमें देख रहा है, या तो कहीं और से, या फिर जहाँ ये जाते हैं इनको लगता है हर कोई बस मुझे देख रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये सिम्टम भी उनके अंदर आ सकता है सिक्योरिटी का, और बाज़ का तो ये इजहार कर देते हैं और बाज़ का ये इजहार नहीं कर पाते और अपने अंदर इस चीज़ को महसूस करते रहते हैं कि मुझे कुछ देखा जा रहा है और मैं पता नहीं कैसा लग रहा हूँ, क्या मैं इससे बात कर सकूँ या नहीं कर सकूँगा, मैं अपने अंदर शिवर कर रहा हूँ और ये मेरे अंदर कोई मसला है, ये मुझे देख रहा है। सो इट कैन बी वन टाइप ऑफ दैट, और ये अक्सर अकेले नहीं होते, यानी किसी भी बीमारी के साथ ये जुड़ी हुई हो सकती है कि उसके अंदर ये फियर भी होता है और उसके अंदर ये वहम होता है कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे ही कुछ कहेगा, मैं ही कोई बुरा लग रहा हूँ, या मैंने आज कपड़े ठीक नहीं पहने हुए, या क्या मेरा फेस बहुत डिफरेंट है कि इसको बार बार देखा जा रहा है और इस तरह से रिएक्ट किया जा रहा है। किसी लोगों को अपनी स्त्री का बड़ा होता है कि मेरे अगर सिलवट भी आ गई जोड़े के ऊपर तो वो फ़ौरन नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता। गाड़ी से उतरें तो उसको वॉशरूम में जाएंगे तो गीला कर करके ठीक करेंगे, सिलवट नॉर्मल करें। अपने कपड़ों की कोई एक सिलवट भी नहीं उनसे बर्दाश्त होती, वो भी ओसीडी। नहीं, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट से रिलेटेड हैं। हमें से कुछ लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं,
वो एक बिल्कुल वो अलग OCD कंडीशन नहीं है। है। नहीं, वो OCD नहीं होती है। अच्छा। मतलब जैसे अब आप हैं तो अगर आप कहें कि मैं ऑफिस जाती हूँ तो मेरा ऑफिस जो है वो बिल्कुल टेबल मेरा सेट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, चीज़ें ऑर्गेनाइज पड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप मेकअप है, आपका एक स्टाइल होगा ख़ास सेट करने का कि मेरी चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी हुई है, आपकी काम वाली आई उसने सफाई की और कोई चीज़ आपके ऊपर से नीचे रख दी तो आपको लगेगा नहीं दिस इज़ नॉट राइट वे, इसको यहाँ पड़े होना चाहिए। तो दिस इज़ वेरी मच नॉर्मल एंड ओके, ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं, इट्स नॉट OCD। OCD वो चीज़ है कि जिसमें बीमारी इतनी हद तक बढ़ जाती है कि आप अपने डेली रूटीन के काम ना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ये मेकअप की मिसाल दी, अब क्या आपको वो इतना ऑब्सेशन है कि आप जब तक वो अपनी ट्रे मेकअप की सेट नहीं करेंगी तो आप अपने सेट पे यहाँ नहीं पहुँच पाते? नहीं। ये लोग 1 घंटा लेट हो जाएंगे ऑफिस से, दे कैन नॉट कम और स्टेप आउट ऑफ द रूम कि जब तक ये वो चीज़ सेट ना कर लें। अच्छा। ये अपना काम डिले कर लेंगे, मरने वाले हो जाएंगे। यस, ये उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकेंगे। वो अच्छा। ख्याल उनको बार बार आता रहेगा, ये नहीं बाहर निकल आएंगे, फिर वापस जाएंगे और चेक करेंगे मैंने ठीक कर दी कि नहीं कर दी। और अगर किसी दिन ख़राब हुई भी है तो ये ऑफिस नहीं पहुंचेंगे, ऑफिस से लेट हो जाएंगे बट उसको ठीक करेंगे। सो ये देख लें अगर आप ये करती हैं तो ये OCD है, और अगर अल्लाह नहीं ना है करे। तो मैं फिर तो लाइव आपके Yes, सामने टाइम yes. अच्छा समझ गए कि इस तरह चेक कर। अब इसको टेक्निक क्या है, कौन सा इसको ठीक करने की, इसकी क्या कोई सोल्यूशन जिससे वो अपने दिमाग को ये सही सिग्नल दे के वो काम करे, आगे बढ़े, चीज़ें करे? बिल्कुल। ये इतनी मुश्किल बीमारी है कि एक दफ़ा मेरा एक क्लाइंट था, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग लाइफ कंडीशन, थ्रू आउट लाइफ लोग इसको सफ़र करते हैं और उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, तो लेटर एजेस में थोड़ा सा उसको कैंसर भी हो गया जाके। अब उससे सवाल किया गया कि ये मतलब इतनी तुम अब तकलीफ़ में हो, कैंसर में हो, तो देखो पहले तुम OCD को इतना प्रॉब्लमेटिक समझते थे तो कैंसर तो कितनी शदीद बीमारी है। तो उसका ये जवाब था कि मैं ये दुआ करता हूँ कि अगर मुझे दोनों में से कोई एक बीमारी होनी हो तो मुझे कैंसर हो जाए और मुझे OCD ना हो। ये इस कदर शदीद बीमारी है। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी आप एक मुसलसल वहम का शिकार रहते हैं, और एक ऐसा वहम जिसका आपने ट्रीटमेंट ना करवाया हो इस बीमारी का, तो वहम सारी ज़िंदगी आपकी जान नहीं छोड़ता और फिर ये बदलता भी रहता है। यानी एक वक्त में हो सकता है आपको हाथ धोने की जो है वहम हो जाए, दूसरे वक्त में आपको पाँव धोने का वहम हो जाए, तीसरे वक्त में आपको घर धोने का वहम हो जाए। एक मेरी पेशेंट आती है, शी इज़ जस्ट 19 ईयर्स, उसको ये वहम है कि ये जो मोबाइल है इसमें चूँकि कैमरा है और ये हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है कहीं से भी, तो उसने अपने मोबाइल के इसके ऊपर जो है ना वो लगाए हुए हैं कवर्स, लिड्स लगाए हुए हैं। हाँ। यानी उसके ऊपर स्टिक किया हुआ है कि इस से कोई नज़र ना आए। फिर उसकी वो ये जब थोड़ी सी बेहतर हुई तो उसने इवन इतना शदीद हो गया कि उसने फिर इसमें से ऐप्स भी डिलीट कर दिए, यानी व्हाट्सएप, इंस्टा, जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं। उसका ख्याल ये है कि ये भी हमारी इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी फॉर्म में डिफरेंट तरह से जो है फॉल कर सकती है और वहाँ से पेशेंट को डिस्टर्ब कर सकती है। अब आपका सवाल ये था कि इसका इलाज क्या है? इलाज क्या है? अच्छा फ़िज़ा, एक चीज़ तो ये जहन में रखें कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन। इसका इलाज जैसे मैंने कहा कि हकीम लुकमान को भी कहा जाता था कि उसके पास भी वहम का इलाज नहीं है, और वो यही वाली वहम है, वो यही एक्चुअली यही बीमारी थी। सो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता ये ट्रीटेबल नहीं है या मैनेजेबल नहीं है। सो यू हैव टू मैनेज इट। अब मैनेजमेंट में आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर तो बीमारी मामूली नौइयत की है तो थेरेपीज़, काउंसलिंग्स आर द बेस्ट। लेकिन बाज़ औक़ात ये बीमारी जब आप इलाज नहीं करवाते और उसकी सीवियरिटी बहुत बढ़ जाती है तो फिर आपको लाजमी है कि आपने मेडिसिन लेनी है। सो फिर मेडिसिन्स प्लस थेरेपी। अब थेरेपी में भी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। CBT इज़ वेरी कॉमन, लेकिन आमतौर पे CBT इनके लिए इतनी इफेक्टिव नहीं होती। ये क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अच्छा। सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के साथ हम जो है एक्सपोजर थेरेपी यूज़ करते हैं। यानी आमतौर पे जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको ये ख्याल बार बार आता है तो आप किसी को सजेस्ट करेंगे यार तुम सोचो ही ना, इस ख्याल को झटक दो। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप उस ख्याल को आने दें, आप उस ख्याल को झटके मत। लेकिन जब वो ख्याल आता है तो फिर उसको मैनेज कैसे करना है, उस ख्याल का आपने हल क्या करना है, हम वहाँ फोकस करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसे वो कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को भुलाने के लिए जितनी कोशिश करते हैं वो उतनी याद आती है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप ये सोचेंगे, हम ये ख्याल करें कि हमें ये ख्याल आए ना और उसके ऊपर हम फोकस करें तो वो ख्याल जाएगा नहीं बल्कि और ही आएगा। वो कहते हैं ना पहला इश्क नाकाम हो तो फौरन दूसरा कर लो ताकि पहला भूल जाए, वरना तो डिप्रेशन में पागल हो जाओगे यार। हाँ। उसने ऐसे किया, उसने मुझे धोखा दिया, साला खराब हाँ, निकला। बिल्कुल बिल्कुल। फौरन दूसरे इश्क में बेसिकली मुब्तला हो वो जाओ। आपने गैप कवर करना होता है, गैप फिल करना तो होता ये है। भी जो एक gap हल आ है ना? तो इसके लिए जो है आप फिर हम इनको एक्सपोजर थेरेपी देते हैं, हम वो इनको टारगेट्स देते हैं, वो सिचुएशंस देते हैं कि आप इसमें करके देखें, आप इसमें रह के देखें, ये आपको बिल्कुल कोई नुकसान नहीं देने वाला।
मतलब लाइक 5-10-15 मिनट्स फॉर एग्जांपल जैसे टॉयलेट का मैंने आपको बताया तो उसको एक वैलिडेशन चाहिए होती है बेसिकली। वो बार बार कहता है कि मैं अगर ये यूज़ कर लूँगा तो मुझे कोई मसला तो नहीं होगा, मुझे कोई मसला नहीं। बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि वो सारी मैंने उसको जो भी सिचुएशंस थी अपने पेशेंट को बताई। वो जो टॉयलेट वाला पेशेंट है वो सारी करके गया। नेक्स्ट डे आया, उसने कहा कि डॉक्टर आई डिड इट आफ्टर सो लॉन्ग, मैंने बड़े सक्सेसफुली आफ्टर ईयर्स आई यूज़ द टॉयलेट ऑफ वॉशरूम। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात हुई है। कहते एक और बात आपको बताता हूँ। मैंने कहा जी। कहता हुआ ये कि मैं खुशी मुझे इस बात की हुई कि जब मैंने वॉशरूम यूज़ करने के बाद मैं आया और मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मैंने जब जो ये सब स्टेप्स फॉलो किए ये ठीक थे एंड एम आई क्लीन, तो चैट जीपीटी ने कहा कि येस यू आर क्लीन। सो इनको वैलिडेशन रीअश्योरेंस चाहिए होती है, समझ गए कि आप मतलब डॉक्टर का कहना भी इनफ नहीं है और उसके पास जो भी सोर्सेज हैं अदर देन दैट वो उससे जो है वो एश्योरेंस लेगा। सो इलाज जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि आपने टाइमली इलाज जो है वो इसका करवाना है और फिर रेगुलर थेरेपीज होंगी। बाज़ पेशेंट ये ट्रीटेबल है। हाँ ये ट्रीटेबल मैनेजेबल है। ठीक है, थैंक यू सो मच अफाफ, बड़ा अच्छा। इतनी सारी एग्जाम्पल जो दी हैं उसमें से कोई ना कोई एक आपके साथ मैच करती होगी। अपना ख्याल रखें और अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜਦੋਂ ਪਾकिस्तान बनिया सी, हाँ हाँ उदो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़ी कुर्बानी देती सी, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ उन्हें अपने प्यारे वो गवाए से हिजरत दे विच। असी आज कल दी जो नौजवान नस्ल है ना वो कहती है ये पाकिस्तान छड़ के चले जाइए, अपना फ्यूचर बनाइए बाहर जाके, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ। तो आज दी नौजवान नस्ल है ना तो ऐ नहीं समझती। हमने आज दसना है मैनू कि जन्नत बीबी ए जी जन्नत बीबी आज साढ़े नाल बैठी है, 10 साल की सी जदों पाकिस्तान बनिया सी उस टाइम। तो इन्होंने की बर्दाश्त किया है, की तकलीफें देखी हैं। आज इन्हां नाल ज़रा गल करांगे, तुहानूं दसांगे कि पाकिस्तान जदों बनिया सी कितनी कुर्बानी नाल बनिया। जन्नत बीबी साढ़े नाल है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ सुनिए कहानी। इन्हां दी उम्र जो है 88 साल है। पाकिस्तान जदों बनिया सी ते 10 साल की सी। ते आज इन्हां दे लफ्जी कहानी सुनो, तानू पता चले हकीकत दा। जन्नत बीबी जी कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, जन्नत बीबी जी तुसी 10 साल की सी जदों पाकिस्तान बनिया सी, तुसी की देखिया है पाकिस्तान, कितनी तकलीफ है? इस पाकिस्तान में बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां, बड़ियां कुर्बानियां दे गए। पहला आंदे से असीं नहीं जाना, साडे पिंड वाले आंदे से मेरे मां पे असीं नहीं जाना। जो पिंडां में लगे असीं अग लाउण होरा पिंडां च, फिर आखन लगे भी असीं जाइए। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਘਰ ਭਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖਾਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ 10 ਘਰ ਪਿੰਡ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ। ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਔਰ ਰਾਖੀ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਕਰਨ, ਮਿਲਟਰੀ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਮਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਿੰਡ ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਹਮਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਡੀ ਰੋਪੜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੱਖੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਚੱਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਚੱਖੀਆਂ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮਕਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਕਈਆਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਮਕਈਆਂ ਕਮਾਲ ਵਧੀਆ ਪੈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਵੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੂਈ 4 ਦਿਨ ਡਲਵਾ 6-7 ਮਹੀਆਂ ਡੰਗਰ ਸਭ ਛੱਡਿਆ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਦੂਏ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਆਈ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਭ ਕੁਛ। ਉੱਥੇ ਰਹੇ 10-15 ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਾੜੀ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਾੜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਗੀਟੀਆਂ ਬੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ।
सवेरे उठ के फिर आ जाना पिंड में। बड़े दुख लगे। फिर आखन लगे भी नहीं हूँ ना कराली कैंप में जाना, कराली कैंप उत्थे जाना। सानू तोड़ लिया मिलिटरी ने। अच्छा। चलो सारे जिन्ने है सी 10 बंदे ना जरा साडा पिंड सी तो ना, उस कैंप ते गए? जरा साडा ना पिंड सी ना हाँ बेली हाँ ना सी और आन लगे बुंगे नू भी जिथे सारे गए ना उत्थे असीं जाइए। फिर ते और ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਛੱਡਾਂਗੇ ਰੋਪੜ ਕਢਾਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। और रात में जब 12 का टाइम होया जब आ गए तलवार लेके हिंदू उन्होंने कोई इस्तफा कोई कलाम करे तीन तीन एक एक कर रहे तलवार होंदियां सी ना तलवार नाल कर रहे थे उन्होंने बहुत कर ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗਈਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਤਲ ਆਮ ਕਰੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਾਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਐਦੀ ਇਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ? ਕੌਣ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਾਲੀ ਕੈਂਪ में। अच्छा ਉਹ ਕੰਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆ ਗਏ। ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। अच्छा ਉਹ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੂਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਭੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆਂਗੇ ਬੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਸਿਰ ਕੇ ਕੋਈ ਬਚ ਗਏ ਮਰ ਗਏ ਸਭੇ ਨੂੰ ਬੁੰਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਿਲਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੋਬਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਭੇ 5-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪਏ ਕਰਾਲੀ कैंप में जाना। जन्नत बीबी जी एक छोटी सी ब्रेक दे वापस आते हैं तो इत्थे ही आगे तुसी दसना है। एक ब्रेक लेके वापस आते हैं फिर तुसी आगे दसना है कहानी नू। अच्छा ब्रेक लो। जरा माशाल्लाह कहानी तो मैं शुरू करती हूँ अभी मगर मैं आपको बड़े एक ज़रूरी बात बताऊँ कि जन्नत बीबी जो है इनके 9 बच्चे हैं, ठीक है, और 9 बच्चों में जो उनकी आखिरी बेटी है वो जब ये 45 साल की थी तो वो बेटी पैदा हुई। आज के दौर में तो 30 साल की उम्र में औरत कहती है बच्चा नहीं हो सकता, PCOS प्रॉब्लम है या फिर उसको ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इशूज़ हो जाते हैं कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती इस वजह से क्योंकि ग़िज़ाएँ सही नहीं है, ताकत नहीं है, एक्टिव नहीं है, ब्रेन काम नहीं करता, दिमाग सब कुछ सिग्नल आपकी बॉडी को देता है। अब इनका दिमाग देखें कितना तेज़ है, सारी ज़िंदगी काम करती रही, अभी भी काम करती रही और कर रही हैं, इबादतें करती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं, तिलावतें करती हैं, खूबसूरत तिलावतें करती हैं। तो इनकी ज़िंदगी देखें अल्लाह के ज़िक्र में है, काम काज में है। और अब इनके जो 9 बच्चे हैं उनके आगे जो लड़ियाँ हैं इनकी नस्लों की उसमें कोई 130-135 बच्चे और हैं। अब बताएं आप। वाह वाह वाह। अच्छा जन्नत बीबी जी आपके जो वालिद साहब हैं वो भी तो शहीद हुए थे। हाँ जी उनका क्या किस्सा था? वो कैसे शहीद हुए थे? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿਰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਟਾ ਸੀ ਉਸ ਆਟੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੀ ਦੇਣੀ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਮਾਰਨੇ ਹੋਏ ਮਰਨੇ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਦਸ ਲੱਗੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਸੀ ਹੈ ਮੇਰਾ किन्होंने जहर किन्होंने दिया था? यही जहर किन्होंने दिया था? सारे ने सबको देते थे सब के जिन्ने भी थे ना आटा जो आता सी तीया चौथे दिन आटा देना एक एक रोटी पकानी एक एक भुखे मर जाना रोना सी 4-4 दिन 3 दिन रोटी नहीं मिलनी अस्तगफिरुल्लाह बड़े बढ़िया तीए पानी दे विच बैठे रहना चौंपड़ियां खेसियां दी चौंपड़ियां बनाईयां भी उन्हां दे विच बैठे रहना पानियां विच अपने नहीं बरसदे विच बैठे की करिए तीए चौथे दिन आटा देना इन्ना मसला दाल नहीं सी चपड़े बदाम चपड़े मसला मसल सबूतियां ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਨ ਦਾ ਕੀ ਕਿੱਸਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਨ ਦਾ ਕੀ ਕਿੱਸਾ ਸੀ? ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬਹਿਨ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਈ ਕੈਂਪ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ
फिर लाहौर आ गए ना उसे ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ना शादीशुदा 20 साल की हूँ 18 20 20 18 साल बस? हाँ 18 20 साल की। एक भैन छोटी जी मर गई सी, 3 भरा सी 3 भैन भाई, एक छोटी मर गई 2 साल की, एक जवान मरी। मेरे भरा 3 सी, भैन में कली सी। हाँ ते फिर ना उन्हें बुखार चढ़िया ते सानू नलाया, कपड़े धोए साढ़े जाके उसे लाहौर में। फिर उन्हें बुखार चढ़ गया, फिर कहा मेरी हड्डियाँ चुभदियाँ, कोई मैंने मिंजा लिया, मिंजा उत्थे कितों, मिंजे कितने 3-4 दिन बुखार चढ़िया, तड़फना में मर गई। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? बड़ी ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? जी ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ हाँ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ करी मेरी करी सी, बस अपने ट्यूबवेल लाए सी। ਹੈਂ? हाँ साढ़े डेरे भी 5 जामना सी, अड्डियां जामना ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ, आप लाइया इधर ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਇੱਥੇ पाकिस्तान में। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੇ? हाँ रिश्तेदार से ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ? मेरी शादी हुई थी, मेरी भरजाई सी ने अपने भरा ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਪੁੱਛੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ज्यादा नहीं से कोई पूछता ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ना, उस जमाने में कोई नहीं से पूछता, होने लगे पूछन। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ? हाँ गालिया सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? हाँ बड़ा 9 ਬੱਚੇ ਮਿਲਿए ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਆ? ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ कैसे हुआ? वो भी फिर हज करके ਅਸੀਂ आए 2 जने 2 साल बाद ना हज करके ठप। ਤੁਸੀਂ गए थे नाल हज करने? हाँ मैं दोवें गए सी, दोनों गए थे? दोनों गए सी। हाँ, हज करके आए थे? हाँ, हज करके आए। फिर 2 साल बाद फौजा पे ना साल के महीने नहीं होने, हाँ। साल हो जाता सी, साल हो जाता सी, और कुछ भी नहीं सी अच्छा बीमार नहीं से? ना, साल रुकना, साल रुक जाता सी, और कुछ बीमार नहीं होया। ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ साल के नाले ना अल्लाह जाने रात ਨੂੰ बड़ा साल हो गया। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਪ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮਾਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। मेरे बेटे भी गए पढ़ रहे थे लाहौर, एक आई की बड़ा अच्छा वहाँ प्रोफेसर लग गया माशाल्लाह, बड़ा रही थी। वाह। हाँ ये जूनी बस नहीं बड़ी उसे हाँ, हाँ। उसे लग गया हुआ। ਪਰ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਦ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ? 27 ਸਾਲ? हाँ तो उन्होंने ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ते यार भूल ना। अपने काम नहीं करे भूले। ਹਾਏ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? बड़ा प्यार से साडा माशाल्लाह कदे नहीं से लड़ाई। ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਸੇ ਖਾਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਪਕਾਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਪਕਾਤੇ ਸੀ? बड़ा कुछ पकाया। ਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੀ? उन्हें पसंद जो कहना वही पका लेना। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ बताओ ना ਤੁਸੀਂ हमें आसी बताओ की पसंद थी उन्हें? उनको क्या पसंद था खाने में? वो हर चीज जो भी पका लेनी वो अपने कहना पसंद कर लेनी। जो ਤੁਸੀਂ कर सबसे अच्छा की पकाते हो? सब कुछ गोश्त भी पका लेना, दाल साढ़े घर दी मसर मां चने तेल सब ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ से? हाँ चौल सब साढ़े घर ही आउंदियां सी। वाह ट्यूबवेल लगे सी माशाल्लाह, वाह। 5-6 मईयां बनियां सी। दूजियां इन्ना मक्खन में कढ़िया इन्होंने मक्खन। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੁਕੇ थे सबसे पहले? ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਜਦੋਂ? मैं कहने बैल स्कूल अच्छा 12 में रहे, हाँ उतों फिर कहना गुजरात चलो, फिर गुजरात चले गए, उत्थे भी 12 में रहे गुजरात जाकर। आहा। उतों फिर जाकर फिर कहना चेलियां पिंड है, फिर चेलियां पिंड चले गए। उत्थे बड़े बड़े गुज्जर सी रहंदे, अच्छा उन्होंने भी सानू ना उत्थे दुकानां सी हिंदुआं दियां, हाँ उन्होंने जंदे वो बड़े अमीर गुज्जर सी, हाँ उन्होंने जमीनां बड़ियां सी, उन्होंने कोई जंदे मारदे च हिंदू गए बिचे रजाइयां मिंजे बनाते, उन्होंने सानू दरवाजे खोल दिते, असीं भी उत्थे रहन लग पे। उन्होंने भी सानू 5-6 दिन देगा पका पकाण, वो भी गुज्जर सी, असीं भी गुज्जर सी। गुज्जरी ते हाँ उन्होंने फिर सानू 4-5 चौल पका पका के दिंदे रहे, जिन्ने खाने दे जो। फिर सानू कणकां दित्तियां, बाजरा दित्तिया कि खाओ पका के। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ से भी है ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ? ना कोई सारे नहीं। इत्थे आ गए? सारे आ गए माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं माशाल्लाह सारा सारे आ गए थे, शुक्र अल्लाह दा। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ पाकिस्तान ਅਸੀਂ बड़ा कितनी है, तकलीफें बड़ियां ਤੁਸੀਂ जान ਤੁਹਾਡੀ लाते जैसे हैं, हाँ बताओ कुर्बानियां। ਤੁਸੀਂ।
ਇਹ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਤਾਓ, ਇਹ ਨਸਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬਤਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਤਾਓ। ਬਤਾ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਚਵਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਰੇ, ਕਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਫਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਵਾਈਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕੱਫਣ ਮਿਲੇ। ਟ੍ਰੇਨੋਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਲ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਸ ਰੀਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖੇ ਤੇ ਬਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭੁੱਖੀਆਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੜਫਣਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਧੀਏ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ। ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਬੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ। ਬੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਜन्नत बीबी जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ, नो इतना 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 चंगा मजा आया है, अच्छा इतना चंगा, अच्छा भी लगे है, इतना प्यार आया है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। अल्लाह ताला तेनू लंबी उम्र, सेहत, उम्र नहीं कही खुशियां, बच्चों का प्यार। अल्लाह खुशियां सब उम्र बढ़ता, हम बुढ़े हो गए, अल्लाह उम्र तो हम चाहिए नहीं। वडेरा सरदार नबी ने आख्या सी भी अल्लाह पाक बुढ़ेपन नहीं, बुढ़ेपा बहुत बुरा। सही बात। नबी ने भी माशाल्लाह, नबी ने भी दुआ मांगी सी अल्लाह को, बुढ़ेपा बहुत बुरा। और मैंने फट फुट के लिया ना, मैं आती सी कि वो मैंने ले चले, ना ले जाओ, और थोड़े लोग ने दसन अजे नहीं जाना। बस तुसी ना मेरे नबी के चाहने वाले हो, सुभान तुसी मेरे नबी को प्यार करते हो। सुभान अल्लाह अल्लाह, ताला ने ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ इतनी खूबसूरत ਕੀਤੀ है, माशाल्लाह कोई से। तकलीफें नहीं ਤੁਹਾਡੀ बड़ी ਜ਼ਿੰदਗੀ मैं- ਚ। अल्लाह ताला ने मैं को आराम, भी- खुशियां, ਤੁਹਾਡੇ भी ਬੱਚों ਦਾ 25 साल प्यार। में तहजीद पढ़ी माशाल्लाह, क्या बात है। बच्चे ठाल ने नमाज पढ़नी, कुरान पढ़नी, नमाज बच्चे ने पढ़नी, फिर स्कूल में पढ़े माशाल्लाह। क्या बात, फिर मैस लगे बड़ा जो बेटा जरा मेरा, वाह। हाँ डॉक्टर फिर मैस लगाया, 3 लाख तनख्वाह होगी, बड़े बेटे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਜੋੜੋ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ? अल्लाह का होती है? शुक्र है, कोई ये सिर्फ आ जो पट्ठे आ रहे इस साइड नहीं जरा हो गए। और कहीं ਤੇ ਹੱਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕਮਰ ਦਾ, ਆਏ ਆਏ ਆਏ, मेरा कर कमर नहीं दुखी, मेरे लत नहीं ਤੇ दुखी, ਤੁਸੀਂ काम ਖੇਤੋਂ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, सारा ਫਸਲੇ ਦੇਖਤੇ ਸਭ मेरा ਤੁਸੀਂ। मेरा बेटा ना बड़ा हाँ। जरा फिर वैसे और अम्मा तो कोई करना बच्चे पाले मेरी अम्मा दे 8 बच्चे से 10 से 2 मर गए ते ਅਸੀਂ 8 ਬੱਚੇ ਅम्मा ਨੇ ਪਾਲੇ। ਮੇਰੀ अम्मा ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ है ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ अच्छा। ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੁਨੀया से चली। माशाल्लाह मेरे कोई तकलीफ नहीं। आज कोई 8 बजे हुए मेरे बेटा ले गया था, बड़े डॉक्टर बना सारी मेरी रिपोर्ट ली, सारे जिस्म की रिपोर्ट ली, उन्होंने आख्या एक्सरे भी आया, फिर वहाँ ऐनी से पसीना सारा नुक्स कर गया ना, कभी कभी दर्द नहीं, फिर उन्होंने मेरा एक्सरे भी लिया, एक्सरे भी सही है। वाह वो कहते वहाँ से बिल्कुल ना इधर ब्लड तेज ना करना होया भी नहीं मेरा, वाह। ना ब्लड तेज ना शुगर है ना कोई चीज नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੇ आज ਦੀ औरत ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ तो पागल हो जावे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तो कमर में उन्हें दर्द होना है ते उन्हें हड्डियों च दर्द होना है, रात उन्हें नींद नहीं आनी ते बच्चे पाल नहीं सकते। मेरे कने हैं हैं? हो नु आया आज बैठा ही नहीं भी आज मेरे 4 एक बच्चा 3 बच्ची है, 4 बच्चे ही बा। है हाँ हाय मेरे से दर्द नहीं है, मेरे कमर में दर्द नहीं है, मेरे अच्छा दर्द नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नहीं हुई। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰੂੰ। ਦਿਲ से दुआ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ चलो ਦੇ ਦਾਂ। अल्लाह दे ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਰਾਲ ਹੈ, ਫਰਾਲ। खराब अच्छी है, ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਦੁਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੇਕ ਬਣਾਵੇ ਅੱਲਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਤਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੀ ਅਮਾਨ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸਾਡਾ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਮਾਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ
पढ़ ली तू नमाज मेरी बेटी नमाजी है, तो- मैं 3 वक्त दी 2 वक्त दी पढ़दी हां, मगर मैनू दुआ देओ कि मैं 5 वक्त की पढ़ां, पांच दे दो वक्त मैनू की। दुआ आज। 5 वक्त की नमाज पढ़िया कर पांच नमाज वक्त की। सानू एक डंग दी भी माफ नहीं अल्लाह ने 5 वक्त की पढ़ूंगी, हाँ पक्का। हुण अज शुरू हो जा आज से 5 टाइम शुरू नमाज पढ़नी पक्का आज से ही पढ़ूंगी, जेड़ियां आज हो- से 5 वक्त, एक हाँ, वक्त दी नहीं मैंने हाँ, छड़नी, हाँ, ते तहज्जुद भी पढ़नी। पूरियां पढ़नी हाँ फिर देख अल्लाह के करे दू तंदुरुस्ती दिंदा नहीं मैं साडी अम्मा नहीं है ना, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ देखो मैं तेन वादा किया मैं नमाज पढ़नी 5 वक्त, हाँ हाँ बेटी मेरी पढ़दी है तो मैं भी पढ़ांगी। नहीं नहीं तू शुरू कर दे 5 टाइम मेरे माशा सारे बच्चे अरे, नमाज बड़ा अच्छा सारे- लगा। सारे बच्चे जबानी नमाजी भी जाए बच्चे दो तेरे पोते हमारी बातें चलती रहेंगी, आप लोग जाएं, खुदा हाफिज़। बस